चलिए, so let's continue with the next topic in the chapter called human capital formation, the growth of education sector in India. तो अगर मैं बात करूं कि भाई गवर्नमेंट एजुकेशन में कितना कंट्रीब्यूट करती है अपने टोटल बजट का, so the answer would be only one, that is least. If these private institutions, private bodies are not there children, तो जो illiteracy rate है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एजुकेशन को कॉन्करेंट सब्जेक्ट के रूप में रखा गया. अब सर ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा हमने. अरे कॉन्करेंट सब्जेक्ट का मतलब डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस क्या दी गई है? एवर अपडेटिंग. आई रिपीट, एवर अपडेटिंग. मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी होगी कि ऐसी पॉलिसीज एजुकेशन की प्लान की जाए ताकि बदलते हुए नीड के अकॉर्डिंगली जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमेशा अपडेटेड रहे चिल्ड्रन. जो भी फंडिंग होगी ये स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी एज वेल एज सेंट्रल भी करेगी. लाइक देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती है हर स्टेट को, बट स्टेट गवर्नमेंट अपनी कमाई में से कुछ खर्च नहीं करती. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. तो इंडिया में जितने भी स्टेट बोर्ड चलते हैं चिल्ड्रन, दे आर ऑन द फंडिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. और जो सेंट्रल बोर्ड है या सो कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है इसके लिए. और जो काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है आपका, ये एक सेल्फ फाइनेंस्ड बोर्ड है बेसिकली. गॉट इट क्लियर? इसको कहीं से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है एजुकेशनल पॉलिसीज को फ्रेम करना. और ये कैसे फ्रेम करते हैं सर? काफी कमेटीज और कमीशंस गवर्नमेंट सेटअप करती है और ये लोग स्टडी करते हैं बदलते हुए माहौल को. एंड अकॉर्डिंगली व्हाट्सएवर रिकमेंडेशंस दे डू गिव, उन रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली हम अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनाते हैं. लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड कि बच्चे 11th-12th में तो अच्छे मार्क्स ले आते हैं, बट देन टू कंपटीशन क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे? क्योंकि कंपटीशन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है. अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो चिल्ड्रन है वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज नॉलेज बेस्ड. भाई मिल्क का कलर क्या होता है? द आंसर इज वाइट. भाई आप पढ़ के आए थे, आपको नॉलेज थे, आपने आंसर दे दिया, समझ में आ गया. मिल्क कैन बी यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. अब यहां पे तो भाई अगर आपके पास जरा भी अप्लाइड नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आप इस आंसर को सही नहीं टिक कर पाएंगे. तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम चलता है अप्लाइड नॉलेज पे, 11th-12th चलता है सिंपल नॉलेज एकेडमिक नॉलेज पे. तो एकेडमिक नॉलेज को अप्लाइड नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? केस स्टडी बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए. तो अकॉर्डिंगली ये सिस्टम चेंज हो गया. नहीं तो पहले कभी भी मल्टीपल चॉइसेस तरह के नहीं आते थे. आने वाले टाइम में तो ऐसा होने वाला है कि आपका 60-70% पेपर चिल्ड्रन एमसीक्यू बेस्ड होगा. अब ये मत सोचिए कि बड़ा आसान हो जाएगा उन बच्चों के लिए. उसके लिए पढ़ाई और इंटेंस करनी पड़ेगी. क्योंकि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ताजमहल, 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 1000 में कुछ भी बकवास तो कोई ना कोई लिख ही लेगा. बट जब एग्जैक्ट पूछा जाएगा कि भाई ताजमहल का मैक्सिमम मार्बल कहां से इंपोर्ट किया गया था, किस कंट्री से आया था, अब अगर आपने बहुत अंदर तक घुस के नहीं पढ़ाई की है तो आप सही जवाब नहीं लिख पाएंगे. इसीलिए जब से ये एमसीक्यू एग्जामिनेशन सिस्टम आ गया, रिजल्ट भी काफी डिग्रेड हुआ है. क्योंकि बच्चों को टीचर्स पढ़ाते हैं नहीं उस तरह से कि भाई उनकी नॉलेज डेवलप हो. बस 4 लाइन रटा दी, उसी पर रट के चले आए. खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन. चलिए, सो एजुकेशन पॉलिसीज प्लेस एम्फेसिस ऑन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अचीवमेंट. कितना पढ़ा और कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है. तो इंडिया में ये सोचा गया कि भाई क्यों हम इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी हमारा बच्चा रिसर्च में फ्लॉप हो जाता है, उसके अंदर कोई सो कॉल्ड इनोवेटिव कैपेबिलिटीज क्यों नहीं डेवलप होती? क्योंकि सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है? ये टेक्स्ट बुक है, इतना रट के चले जाओ, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसी को लिख के चले आना. बट जहां तक बात है आपकी क्रिएटिविटी की, 2 जगह टेस्ट होती है बस, एक इंग्लिश की एस्से लेटर राइटिंग में और एक हिंदी में. बाकी प्रैक्टिकली क्रिएटिविटी कहीं टेस्ट होती ही नहीं है. तो बच्चों ने भी स्टार्टिंग से फिजा बना ली पढ़ने की, भाई इतना सिलेबस टीचर ने बता दिया, इसको रट के चला जाऊंगा, काम खत्म. एंड मेनी अ टाइम्स आप इस पॉइंट को देख लीजिए, आपकी बुक में लिखा है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, और आपने ये 6 पॉइंट्स लर्न कर लिए. इन 6 को लिख के आएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, टीचर बहुत खुश हो जाएगा. अब लाइक ये पॉइंट है हेल्पफुल इन रेजिंग एफिशिएंसी. अब बच्चे ने इसकी जगह पॉइंट क्या लिख दिया? इट बूस्ट्स अप द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉय. और यहां पे क्या लिखा था? हेल्प्स इन रेजिंग एफिशिएंसी. अब जो टीचर अक्लमंद होगा आपके आंसर को सपोर्ट करेगा, आपने सही लिखा मार्क्स दे देगा. बट जो टीचर इस नेचर का एग्जाम में वही लिखना है जो किताब के अंदर लिखा है, क्या वो आपको मार्क्स देगा?
नहीं देगा। तो हमारे यहाँ पढ़ाई यही चाहता है कि भाई, हाँ मैक्सिमम टीचर ऐसे होते हैं कि भाई जो हेडिंग लिखी है वही लिख के आइए, क्योंकि भाई हेडिंग सेम है तो टीचर को पता है बुक में ये मैंने ही पढ़ा है, बच्चे ने ये लिखा होगा, मार्क्स दे देगा। बट आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखा तो टीचर को पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, वो काम करना नहीं चाहते हैं। इज दैट क्लियर? नहीं, देन इट इज गुड, देन इट इज गुड। कीवर्ड की बात तो हम कर ही रहे हैं। खैर, मेरा कहने का मतलब है कि सेम पॉइंट अगर आप लिख के आएंगे बुक वालों तो नंबर मिलेगा। कुछ टीचर्स की ऐसी भी सो कॉल्ड लॉजिक लेवल होती है नंबर देने के लिए, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? अब न्यू टेक्निक की जगह बच्चा टेक्नोलॉजी लिख के आ गया, टीचर नंबर काट लिया। समझ में आ गई बात? तो दिस इज द प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। बट अगेन स्कूल्स आर ग्रोइंग, थिंग्स आर चेंजिंग, तो अब टीचर समझने लग गए इन बातों को। बट होता क्या है, बच्चा कुछ भी उल जलूल बकवास अंग्रेजी लिख के आता है और टीचर से एक्सपेक्ट करता है कि टीचर उसको मार्क्स दे देगा, मार्क्स नहीं देगा। समझ में आ गया? प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, इंग्लिश को कैसे देखते हैं? एज अ सब्जेक्ट, कभी समझ ही नहीं पाएंगे। सब्जेक्ट से भी बड़ा ब्रांड वैल्यू, अच्छा ये अंग्रेजी बोल रहा है, ये बहुत तेज होगा। समझ में आ गया? तो इट इज नॉट नेसेसरी जिसकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी हो, राइटिंग में भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करे। कितने बच्चे बेचारों को आता तो सब कुछ है, बट लैंग्वेज बैरियर की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड था, और यहां पे जिस बैकग्राउंड में उनकी पढ़ाई हो रही है दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग। आप यूपीएससी के एग्जाम्स में देख लीजिए बच्चों, सबसे ज्यादा सिलेक्शन कौन से बैकग्राउंड के बच्चों का होता है? जो इंग्लिश मीडियम से आते हैं। अब ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम का बच्चा एकदम बेकार है, बट वो चीज जनरली एक्सेप्टेबल है ही नहीं, इसलिए हिंदी का रिजल्ट थोड़ा पुअर जाता है। यस, हाँ वो प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते बेचारे, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं वहां पे प्रेजेंटेशन सेकेंडरी थी, नॉलेज प्राइमरी थी। गॉट इट क्लियर? और दुनिया में तो क्या चलता है भाई, जो दिखता है वो बिकता है। प्रेजेंटेशन अगर अच्छी है, दिमाग से खाली भी है, यल यम यन बोल दिया किसी ने, जेड को जड बोल दिया, तो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं लोग इंडिया में। गॉट इट क्लियर? बट इट इज नॉट देयर कि उस पर्सन के पास स्किल नहीं है या दिमाग नहीं होगा, हो सकता है वो इंटेलिजेंट हो, सिर्फ और सिर्फ ही इज लैकिंग प्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? मान लीजिए आपके स्कूल में मैक्सिमम टीचर्स लेट अस से कोट सूट पहन के आते हैं, एक बेचारा नया टीचर, वो भी हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट का, कुर्ता पजामा पहन के चला आया, तो बच्चे क्या करेंगे? गधे की तरह हंसेंगे उसके ऊपर। समझ में आ गया? और उसकी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया। समझ में आ गई बच्चों? तो हमारे सेक्शन में सेकंड आता है सर, वो बिहार से 11th में आया पढ़ने, और सर केवल इसलिए आते थे क्योंकि वो वहां तक बिहारी बोर्ड से पढ़ा और उसका चांकी इंग्लिश में भेज दिए बीएचएस में। सर वो लिख ही नहीं पाता, वरना सर उसकी नॉलेज मुझसे बहुत आगे है। ऐसा होता है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, आई हैड अ स्टूडेंट चिल्ड्रन, बोर्ड में पास हो गया था, और सो कॉल्ड मतलब कॉमर्स स्टूडेंट नहीं था, मेरे इंस्टीट्यूशन का ही था, तो साइंस का था। आधा एक नंबर इंग्लिश में उसका आया करता था, बोर्ड में 40-45 तक आ गया। प्रेजेंटली ही इज इनटू अ वेरी बिग कॉर्पोरेट इन ऑस्ट्रेलिया। गॉट इट क्लियर? क्योंकि वहां पे लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, वहां पे भाई आपके अंदर कंटेंट है, नॉलेज है, आप हमारे काम के लायक हो, हम आपको काम दे देंगे, अंग्रेजी तो तुरंत सिखा देंगे, और यहाँ पे लोग मजाक बनाते हैं उन सब बातों का। चलिए, सो ये डायग्राम तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था चिल्ड्रन। सबसे पहले तो आपका वाला चलता है ना, नर्सरी, केजी और प्रेप, फिर उसके बाद क्लास 1 to 5 दैट इज प्राइमरी स्कूलिंग, फिर क्लास 6 7 8 इट इज अपर स्कूल, फिर सेकेंडरी स्टेज 9 10th एंड हायर सेकेंडरी 11 12th, और उसके बाद यू गो टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल, जहां पे यू हैव एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। समझ में आ गया? तो ये पूरा एजुकेशन का सिस्टम चलता है चिल्ड्रन। बात समझ में आई सबको? चिल्ड्रन सबको बात समझ में आ गई? चलिए, 226 के बाद कोई पेज तो नहीं बुक में गायब है? नहीं, अंडरस्टूड दिस? चलिए, so children, the quantitative achievement are seen in terms of number of educational institutions, enrollment and number of teachers, gross enrollment ratio, dropout, intake capacity, educational institutes and expenses on education. अब अगेन अगर हम टीचर्स की भी बात करें तो भाई 90% टीचर्स तो हमारी कंट्री में ऐसे हैं जो हर जगह फ्लॉप थे, तो क्या बन गए? टीचर। और कितने ऐसे भी थे जो टीचर बहुत अच्छे थे, गवर्नमेंट ने उनको प्रमोट करके किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था वो इंसान, डायरेक्टर बना दिया, और उसकी जगह पे एक बेवकूफ को पढ़ाने के लिए रख लिया। गॉट इट क्लियर? तो सम आर देयर जो अच्छे थे उनको सिस्टम ने बेकार कर दिया, एंड सम आर देयर जो कुछ नहीं कर पाए तो टीचर बन गए, और वो टीचिंग में भी कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए बेचारा बच्चा सफर कर जाता है। ओके, so 5-year plan में children, educational facilities in India have been expanded at all levels. एक जमाना था लोगों को 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था स्कूल के लिए, पढ़ने के लिए, बट 10% लोग ही ऐसे थे जो बेवकूफ थे, 90% अकलमंद थे।
अब जाना तो 100 मीटर पड़ता है स्कूल के लिए, बट स्कूल जाना चाहते ही नहीं है, पबजी खेल रहे हैं सुबह से लेके शाम तक। सबसे पहले बात करेंगे लिटरेसी के चिल्ड्रन। लिटरेसी इज द स्टेट ऑफ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट अ सिंपल पैसेज इन एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग। काओ के ऊपर एस्से था, टीचर ने लिखवाया था, गायें दूध देती है, गायें कई प्रकार के रंगों में दिखती है, समझ में आ गया, गायें घास खाती हैं। अब किसी दिन गाय को किसी बच्चे ने खिला दिया पराठा, गाय वो भी खा गई, और ये बच्चा ऐसे में लिख के आ गया गाय पराठा भी खाती है, टीचर ने नंबर काट लिया। क्यों? क्योंकि गाय पराठा कहीं कहीं खाती है, हर जगह नहीं खाती, हर जगह गाय इज डिपेंडेंट ऑन घास ओनली। अगर बच्चा लिखा है गाय चारा भी खाती है, टीचर ने कहा मैंने तुमको लिखवाया था चारा खाती है, नहीं क्यों लिखा अपने हिसाब से, चारा नहीं माना जाएगा। 5 फलों के नाम लिखवा दिए हैं, सेब, संतरा, मौसम्मी और अंगूर और लेटर से वो अमरूद। बच्चे को 5 में से 4 तो सेम याद थे, वो एक अनानास लिख के चलाया, रईस परिवार को बिलोंग करता था, उसके घर में पाइनएप्पल आता था हर सैटरडे को। टीचर कह रही नहीं मैं नंबर नहीं दूंगी, क्यों? क्योंकि मैंने तो अनानास क्लास में लिखवाया नहीं, तुमने क्यों लिखा? दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? अभी तो सिस्टम काफी सुधर गया, नहीं तो पहले एक सिस्टम ऐसा भी हुआ करता था यूपी बोर्ड टाइप में चिल्ड्रन, पूरा आंसर आएगा तो नंबर देंगे नहीं तो 0। तो काफी इयर्स के बाद यूपी बोर्ड में अराउंड 90s के आसपास स्टेप मार्किंग सिस्टम अडॉप्ट किया गया। खैर, तो ये बात समझ में आगे चिल्ड्रन। तो जितनी हमारी टोटल पॉपुलेशन होती है और इसमें जितना परसेंटेज बच्चा लिटरेट है चिल्ड्रन, इसी फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है? लिटरेसी रेशियो। बट इसमें 7 साल से नीचे के बच्चों को हम कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं कंसिडर करते? ये माना जाता है कि इन बच्चों की ऑफिशियल स्कूलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। बट यहां तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज बच्चा भी स्कूल जा रहा है आजकल, 2-2.5 साल वाला भी वो क्रैच में जा रहा है, मम्मी परेशान है क्योंकि मम्मी किट्टी पार्टी में जाना है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो ये बात इंपॉर्टेंट है जानने लायक। लिटरेसी रेट तो हर बच्चा रट लेगा, लिटरेसी रेशियो सबको समझ में आ गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिटरेट अपॉन टोटल पॉपुलेशन आ गया लिटरेसी रेट। बट एमसीक्यू पूछ लिया गया, while calculating literacy ratio which of the following is not taken into consideration? Old people, children below the age of 7 years, समझ में आ गया? Any of these, none of these, तो आपका आंसर होगा children below the age of 7 years। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, इंक्रीज इन लिटरेसी इज एक्सेप्टेड एज एन इंडिकेटर ऑफ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। 1950 में हमारा लिटरेसी रेट क्या था बच्चों, और आज क्या है? 18% हुआ करता था, 51 में जो बढ़ के कितना हो गया 79.2। बट जो सोशल मॉरल वैल्यूज हैं मेरे हिसाब से तो दे आर चिल्ड्रन व्हाट? डिक्लाइनिंग एंड डिग्रेडिंग। व्हाई? एक ही कॉन्सेप्ट है हर चीज का जिम्मेदार चिल्ड्रन, न्यूक्लियर फैमिली। क्योंकि जॉइंट फैमिली में जो बच्चे पले बड़े पैदा हुए रहे उनको पता है कि बड़े बूढ़ों की इज्जत कैसे करनी है। न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी को तो आपस का मान लेते हैं सब लोग, और पापा चलिए थोड़े से सीनियर माने जाते हैं, और कोई बड़ा बूढ़ा परिवार में है ही नहीं। जब है ही नहीं तो आपने इज्जत कभी की नहीं, तो आप सीखे भी नहीं कभी। इज दैट क्लियर? इसीलिए जॉब रोल्स में प्रॉब्लम आती है। इसको इरेडिकेट करने के लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग डन। अडल्ट लिटरेसी रेट 15 साल की एज से ऊपर, 15 से 29 साल के बीच में कितने परसेंट है? यहां पे कहीं लिखा होगा, अच्छा नीचे इन्होंने प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है। ओके, ऐसे लोग जो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं सिंपल स्टेटमेंट रोजमर्रा के जीवन में चिल्ड्रन, इनके लिए नेशनल लिटरेसी मिशन कब लॉन्च किया गया? 1988 में। 90% मिशन सिर्फ नेताओं के पैसा खाने के लिए बने थे, रियलिटी में कुछ हो ही नहीं पाया। वेयर लॉज आर देयर चिल्ड्रन, लॉज हैं कि अगर टीचर ने बच्चे को मार दिया तो क्रिमिनल ऑफेंस, पेरेंट अगर बच्चे को स्कूल नहीं भेजते तो वो भी क्रिमिनल ऑफेंस है, पेरेंट को भी जेल हो सकती है इसके लिए। ओके, सो प्रोग्राम वाज लॉन्च टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन। क्या हुआ? नहीं तो फ्री एजुकेशन है ना, आप भेजिए, आप क्यों नहीं भेज रहे हैं? इसीलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील वगैरह प्रोग्राम चलाती है ताकि खाने के बहाने ही एटलीस्ट आएंगे तो स्कूल। 15 से 25 साल की एज के लिए इसी प्रोग्राम को रीनेम कर दिया गया, और क्या नाम रखा गया? साक्षर भारत, ताकि वो कुछ अक्षर सीख जाएं। सो इट वाज रीलॉन्च्ड इन 2009 विद द फोकस ऑन फीमेल लिटरेसी। शहर में तो खैर लड़कियों को पढ़ाया जाता है, गांव वगैरह में तो लोग यही सोचते थे तो शादियों के दूसरे घर चली जाएगी, लड़का होगा पढ़ाई लिखेगा, कम से कम नौकरी करेगा तो परिवार का पेट पालेगा। बट उनको क्या पता लड़का तो आवारा है, लड़का तो पबजी खेल रहा है, मोटरसाइकिल से दिन भर घूम रहा है, चप्पल खाने लायक है। समझ में आ गया? तो जो लड़की पढ़ना चाहती थी उसको पढ़ाया नहीं, और जो आवारा था उस पर मेहनत किए जा रहे हैं नेसेसरी।
सो 25 स्टेट्स में ये सो कॉल्ड प्रोग्राम चालू हुआ चिल्ड्रन। 2017 तक 192 मिलियन पर्सन्स जो 3/4 ऑफ वुमेन थे, दे ऑब्टेन्ड बेसिक लिटरेसी। तो लिटरेसी रेट मेल फीमेल का बढ़ गया चिल्ड्रन। 2001 में 61% था, जो 14 तक बढ़ के कितना हो गया 71%। तो यहां पे चिल्ड्रन recognition and appreciation of this program, the Sakshar Bharat program was awarded King Sejong Literacy Prize by UNESCO। हुआ काफी स्टेट्स में पढ़ाई लिखाई भी हुई, बट मैं तो ज्यादा परेशान गांव से नहीं हूं, उनके पास तो रिसोर्सेज कम होती है। शहर के बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज हैं भी, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। व्हाई? क्योंकि बचपन से उनको इतनी सहूलियतें दे दी जाती हैं, वो सोचते हैं कि हम पढ़ के करेंगे क्या। पेरेंट्स भी एक ही दो बच्चे आजकल पैदा करते हैं, सोचते हैं कि ज्यादा मारे पीटे घर छोड़ के भाग गया तो क्या होगा। जितनी स्कूल की फीस नहीं थी उतना अखबार में इश्तिहार देना पड़ेगा ढूंढने के लिए। ओके, तो स्टिल देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम चिल्ड्रन। 70 years have passed, 75-76 साल हो गए हमारे सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस को। 21% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल इलिटरेट। हम बच्चों लिटरेसी और इलिटरेसी में फंसे हुए हैं। अभी हमने एजुकेशन की तो बात ही नहीं की है। इज इट नेसेसरी कि जो लिटरेट है वो एजुकेटेड भी हो? नो, एजुकेटेड तो नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, एमबी हो गया, आईएएस हो गया, रिश्ता जब भी आता है दहेज कितना मिलेगा? इज दिस एजुकेशन? एब्सोल्युटली नॉट। स्टेट्स लाइक बिहार, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, आपको पता है बच्चों पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चा जो हॉस्टल में रहने आता है वो कहां से आता है? बिहार, छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट से आता है। ऐसा क्यों सर? बिहार बोर्ड खराब है? बिल्कुल नहीं खराब है, बट वहां का माहौल कुछ ऐसा है कि पढ़ने लिखने में कम ध्यान और गुंडागर्दी में ज्यादा ध्यान। हाँ, यूपी आता था, कम हो गया है। यस, लिटरेसी रेशियो क्यों फिर मेजर करते हैं एजुकेशन? हाँ, क्वेश्चन इज दिस कि भाई एजुकेशनल रेशियो एक निकाला जाए, बट अगेन यूएन वगैरह का कोई ऐसा कैलकुलेशन है नहीं, तो आप अपने आप को दूसरे कंट्री से कंपेयर कैसे करेंगे जब उनके पास अनकंपेरेबल या सॉरी नॉन कंपेरेबल फॉर्मूला होगा। तो पूरी दुनिया में लिटरेसी रेट ही कंपेयर होता है बेसिकली। ओके, क्योंकि देखिए ऑब्वियस बात यह है कि एजुकेशन को आप कैसे मेजर करेंगे। कोई पर्सन आईएएस है बट उसको शादी में 10 करोड़ दहेज चाहिए, तो अभी एजुकेटेड है कि नहीं है, बट वो अपना जॉब बहुत अच्छा कर पा रहा है। तो सोशल क्लचेस ऑफ लाइफ कुछ ऐसे हैं जो उसको सोच से बाहर निकलने ही नहीं देते। तो ऑल दे कैन मेजर इज लिटरेसी रेट, सिंपल एज दैट। और वो लड़का एक बार मान भी जाए, लड़के के पिताजी मान भी जाए, हो सकता है मम्मी इज नॉट रेडी, नहीं नहीं मेरे को तो बहू चाहिए, चाइना चाहिए, दहेज जरूर चाहिए मेरे को। कुछ ऐसे लोग भी हैं। सोशल रिचुअल्स कितने हैं, मैंने भी दिया है, समझ में गया। तो अब मेरा वसूली करने का टाइम है। सो लिटरेसी रेट रूरल सेक्टर्स में मच लोअर है चिल्ड्रन। अब ये सब चीजें बदल रही हैं खैर। So literacy rate in India is lower than some Asian countries like China and श्रीलंका। और इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना हमारे स्कूल्स और पेरेंट्स भी है चल रहे। क्यों? बच्चे को म्यूजिक अच्छा लगता है, बच्चे को ड्रामा अच्छा लगता है, तो भाई बच्चे को म्यूजिक और ड्रामा के सब्जेक्ट्स तो मिलने लग गए आजकल, बट सोसाइटी उसको तुच्छ नजरों से देखती है। कॉमर्स पढ़ रहा है, ह्यूमैनिटीज, अरे बाप रे बाप, ह्यूमैनिटीज वाला समझ लीजिए कैंसर की चौथी स्टेज। समझ में आ गया? कॉमर्स वालों की चलिए थोड़ी सी इज्जत है तो वो भी तब पहली दूसरी स्टेज मान लिए जाते हैं। और सोसाइटी किसको सुपर रिगार्ड करती है? साइंस। चाहे नंबर एटम मॉलिक्यूल की तरह आए, शर्मा जी लड़का साइंस पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, कोचिंग भी ज्वाइन किया, फाउंडेशन कोर्स कर रहा है आईटी का, आईटी कोर्स कर रहा है चाहे आईटीआई के लायक ना हो, साइंस है तो भोकालबाजी ज्यादा है, औकात ज्यादा हो गई। समझ में आ गया? वेयर एज इफ आई टॉक द ट्रूथ चिल्ड्रन, भाई आपका म्यूजिक, ड्रामा, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट है और आप पीसीएम लेके समय बर्बाद कर रहे हैं अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो कल को अल्टीमेटली चाहे आप 10 साल नौकरी करेंगे या 15 साल, आप खोलेंगे बढ़िया सा नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का कोई बैंड एकदम। गॉट इट क्लियर? अभी कल ही मैं एक जगह वेडिंग में गया था, वहां पे एक आए हुए थे, वो आजकल चलते हैं ना, पहले तो मौसा जी लोग शादी का अरेंजमेंट कर देते थे, इवेंट मैनेजमेंट, गूंज करके चिल्ड्रन। तो मैंने थोड़ा वेबसाइट वगैरह देखा, फिर घर आके इंस्टाग्राम किया, देखा देखा करोड़ों रुपए लेते हैं मैरिज का, और कहने का नाम गवाइए हैं ये लोग। तो अगर आप अपने पापा से बोलें कि भाई मेरे को इवेंट मैनेजमेंट में एमबीए करना है, ही विल से यस। बट अगर आप अपने पापा को बोलें वो शर्मा जी के, मौसा जी के लड़के की शादी है, 20 लाख रुपए मैंने शादी का ठेका ले लिया है, 15 दिन स्कूल की छुट्टी मारूंगा और कम से कम 5 लाख कमा लूंगा इस शादी में, पापा 2 कान के नीचे लगाएंगे, कहीं जा स्कूल जा। समझ में आ गया? क्योंकि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को कोई इंपॉर्टेंस देते ही नहीं। फंडामेंटल लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड। स्कूल केवल एम्प्लॉय जनरेट करता है। हाँ और क्या, आपको एम्प्लॉयर बनना है तो उससे बाहर निकलना। ऑब्वियस सी बात है। गीतिका जी, पाओगी जी, तुषा जी, बात समझ में आ गई? यस।
चलिए चलते हैं आगे बच्चों। तो ये बात क्लियर हो गई। तो मेरा भी मानना यही है भाई, स्कूल आप जा रहे हैं ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ पॉलिश, इट इज जस्ट लाइक अ पॉलिश, शाइनिंग दे देगा आपको, रॉ मटेरियल आपके अंदर होना चाहिए। तो डोंट एक्सपेक्ट कि सिटी का, कंट्री का बहुत अच्छा स्कूल में हो, स्कूल ज्वाइन कर लिया आपने जो इंडिया का बेस्ट माना जाता है, और वहां पे पढ़ने के बाद हर बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, ये जरूरी नहीं है। चलो गॉट इट क्लियर। तो स्कूल इज गुड, जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए स्कूल को। मैं नहीं कह रहा कि स्कूल छोड़ो, बट स्कूल आपको जो सिखा रहा है आप सोचिए कि आप इसको कैसे अपने अंदर इम्बाइब करें कि इससे आप और बेटर सीखें। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट। तो स्कूल ने आपको अच्छी स्पीकिंग स्किल्स दे दी, आप बढ़िया मैस कॉम का कोर्स करके एक अच्छे नेता भी बन सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी टाइप। हो सकता है आपके ऊपर कल को कोई मूवी बन जाए, मैं अटल हूं, मैं सौरभ सर की स्टूडेंट हूं या स्टूडेंट हूं, समझ में आ गया। तो अगेन प्लेटफॉर्म सबको दिया जा रहा है, आप उस प्लेटफॉर्म से कितना एडवांटेज ले पाते हैं, इट इज अप टू यू। समुद्र बहुत बड़ा है, कितना पानी निकाल सकते हो ये अपनी औकात के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ गए बात को चलन? पक्का? नहीं लॉ के स्टूडेंट थे, साइंस के थे, व्हाट्सएवर इट इज। कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं, आप लक्ष्मी निवास मित्तल जी को देख लीजिए, अब इंडिया में भी कंपनी आ गई आर्सलर मित्तल, सेंट जेवियर्स के ग्रेजुएट हैं, बीए किया उन्होंने। उनका मन था सो कॉल्ड कॉमर्स वगैरह फर्दर पढ़ने का, बट फैमिली बिजनेस की वजह से पढ़ नहीं पाए। गौतम अडानी क्या बहुत बड़े कहेंगे एमबीए ग्रेजुएट है? नो, बट ब्रेन इंटेलिजेंस, जिस चीज में लगे तन मन धन से पूरा ध्यान दिया उसके ऊपर। हमारे बच्चे पबजी खेल रहे हैं। पबजी भी अगर अच्छा लगता है बिल्कुल खेलिए, बस ये सोचिए कि उससे बेटर गेम आप कैसे बना पाएंगे। तो भाई 2 घंटा पबजी खेलिए और 6 घंटा कोडिंग करिए, कोडिंग करके ऐसा गेम बनाइए कि चाइना का पबजी हम ना खेलें, हमारी सब्जी चाइना वाले खरीदें। चलिए, सो एलिमेंट्री एजुकेशन कहां से कहां तक स्टार्ट होती है मैंने आपको बताया बच्चों, 2 लेवल्स में बटी होती है। वन इज प्राइमरी, दैट इज 1 to 5, एंड दूसरी अपर मिडिल स्कूल। तो मैथ्स तो पढ़ लिया, टॉपर भी थे मैथ्स के, 95% मार्क्स भी आ गए, और टीचर ने पूछा भाई 100 में से 25% गया तो कितना बचा। चलिए मैथ थोड़ी सी चेंज कर देता हूं, ये 100 में से 20% माइनस हुआ तो कितना बचा, बच्चे ने बोला 80। अब 80 से वापस 100 आना है तो क्या करना पड़ेगा। तो जो बच्चा फॉर्मूला रट के गया था कह रहा है सर बड़ा सिंपल है, 100 से 80 पे आया तो 20 माइनस किया, 20%, 80 से 100 पे जाएंगे 20% प्लस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। 25 लगाना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो आपने तरीका सही नहीं पढ़ा बेसिकली। क्लास 12th में भी बच्चों को ये फॉर्मूला काम आता है चिल्ड्रन, एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस पी। 90% कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट के कैलकुलेशंस आपके यूनिटरी मेथड से हो जाते हैं, बट स्टिल स्टूडेंट्स आर डूइंग बेवकूफी इन मगिंग अप द फॉर्मूलास। मीन मीडियन मोड रट्टा मार लिए फॉर्मूले से, और सही ज्ञान लिया ही नहीं कभी कि बीच वाले को पकड़ लो, यही गुनेगार है, यही मीडियन है। समझ में आई बात की नहीं? वो स्टैट्स वाला एक एग्जांपल याद होगा, एक पिताजी ने एवरेज हाइट घर के लोगों की निकाली। एवरेज हाइट कितनी आ रही थी? 4 फीट। क्यों 4 फीट आ रही थी? 4 पीपल वर देयर, 24 फीट इन सब की हाइट थी। पिताजी की हाइट थी 6 फीट, मम्मी की हाइट थी 5.5 फीट, एक जो बड़ा बेटा था उसकी हाइट थी 5 फीट। जोड़ लीजिए जरा बच्चों इसको, 6, सॉरी चलो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 24 नहीं, 4 लोगों की परिवार का 16.5 फीट था, समझ में आ गया। अच्छा 16.5 हो गया। चलिए इस बच्चे की हाइट 3 फीट कर देते हैं, अब जोड़िए जरा। 14.5। और नवजात शिशु जो अभी मुश्किल से 8 महीने का है, 10 महीने का, वो 1.5 फीट। तो पूरे परिवार की हाइट कितनी हो गई? 16 फीट। 4 से डिवाइड कर दिया, एवरेज हाइट इज हाउ मच? 4 फीट। चारों स्विमिंग पूल में कूदना चाहते हैं। पिताजी बहुत ज्ञानी थे, स्टैटिस्टिशियन थे अपने जमाने के, और 3.5 फीट पूल का वाटर लेवल था चिल्ड्रन। तो इनके दोनों बच्चे बुड़बुड़ाएंगे। समझ में आ गया क्यों? इन्होंने स्टैट्स यूज कर ली। तो जीवन में जरूरी नहीं कि स्टैट्स काम आ जाए। समझ में आ गया? गीतिका जी, पापी जी, तुषार जी, समझ गए एग्जाम्पल? गलत इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो भाई प्रॉब्लम बस यही है, हर जगह स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला काम कर जाए बच्चों, ये जरूरी नहीं है। इट मे और मे नॉट। समझ में आ गया? हमें याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, बुक में तो फॉर्मूला सब कुछ लिखा होता था। टीचर यूज्ड टू टीच अस समथिंग एक्स्ट्रा, एंड दैट एक्स्ट्रा आई आल्सो टीच टू माय स्टूडेंट मेनी अ टाइम, और वो जीवन में ज्यादा काम आता था बुकिश नॉलेज से। इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए, हाँ, स्टैट्स विदाउट कॉमन सेंस इज बेवकूफी सिंपली। तो कोई भी स्कूल बच्चों पूरी दुनिया का आपको क्या नेगोशिएशन स्किल्स सिखाता है? नहीं सिखाता, कोई भी नहीं सिखाता। अभी मेरी बहस हो रही थी एक फ्रेंड के साथ, और क्या बहस थी मैं आपको बताता हूं बच्चों।
ही वॉज सेइंग कि 8.2% सीनियर सिटीजन स्कीम का डिपॉजिट रेट है, तो मैं यहाँ पे अपनी मम्मी के 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं। मैंने कहा अच्छा। कह रहा तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा भाई अब अगर तुम्हारे पास पैसे की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क ले सकते हो, तो गो फॉर म्यूचुअल फंड। कह रहा आई हैव टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अभी मेरी मम्मी की एज 62 ईयर्स है, तो मान के चलेंगे 80 साल तक तो वो जिएंगे। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, भगवान करे और जिए 18 साल तक। अब देखिए नुकसान क्या है बच्चों इस स्कीम में। वैसे मैंने भी अपनी मम्मी का ये सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है। मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करता हूँ, मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करता हूँ कि भाई ऐसी जगह भी पैसा लगाइए जो फुल्ली सिक्योर हो, और ऐसी जगह भी लगाइए थोड़ा रिस्क हो बट रिटर्न ज्यादा हो जाए। अब ये जो 8.2% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ऊपर हो गई तो आपको 30% टैक्स देना है, 5 लाख से ऊपर हो गई तो 20%। म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं चिल्ड्रन, और अगर 17-18 साल बाद आप पैसा वापस निकालेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, आई रिपीट। और इस पे टैक्स कितना लगेगा? सिर्फ 10%। और इस पे एक इन्फ्लेशन का एडवांटेज भी मिलता है कि आज का 1 करोड़ रुपए 20 साल बाद कितना होगा। मान लीजिए 2.5 करोड़, मान लीजिए 2.5 करोड़। तो अगर किसी ने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया और 20 साल बाद उसका पैसा 2.4 करोड़ होता है, तो गवर्नमेंट कहेगी कि भाई आपके हिसाब से हम मानते हैं कि आपको कोई गेन हुआ ही नहीं, तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। या अगर मान लीजिए गेन हुआ भी 1.5 करोड़ रुपए का, तो आपको सिर्फ 15 लाख 14 लाख रुपए टैक्स देना है। वेराज एफडी के इंटरेस्ट पे कितना टैक्स देना पड़ेगा? 20%। तो अगर आप मेरी राय पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, रिस्क भी थोड़ा कम लेना चाहते हैं, तो दोनों स्कीम में पैसा लगाइए। बट अगर आप ऑलरेडी अपने बहुत ढेर सारे पैसे सेफ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अब आपको हाई रिटर्न चाहिए, तो ओनली गुड थिंग इज व्हाट चिल्ड्रन? म्यूचुअल फंड। बट सर वो कहता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। हाँ, तो मैं अगली उस बात पे आ रहा हूं। तो कोई 20 साल वाला इन्वेस्टर है, ही शुड गो ओनली एंड ओनली फॉर व्हाट चिल्ड्रन? म्यूचुअल फंड्स। और किसी की एज 62 ईयर्स है, ओनली एंड ओनली मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन डेट, एफडी, प्रोविडेंट फंड, लाइक वाइज चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? क्यों सर ये 20 साल वाले क्यों फंसा रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा मार्केट नीचे भी हुआ ना, इसका कलेजा मजबूत है। ये मार्केट नीचे, अंकल जी ऊपर, तो इसलिए भाई सही इन्वेस्टमेंट आपको पता होना चाहिए। हाफ स्लीव की शर्ट ठंडी में पहनना है, बिल्कुल पहनिए, तब सोते टाइम रजाई के अंदर। अब ज्यादा हीरो बनेंगे सलमान खान की तरह तो निपट जाएंगे फिर आप। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज गुड व्हेन दैट मैटर्स द मोस्ट, एंड दिस इज एजुकेशन, टोटली डिफरेंट फ्रॉम लिटरेसी। समझे बच्चों बात को? Yes, sir. पक्का? सर हम गाड़ी चलाना चाहते हैं 180 की स्पीड में, सपने में चलाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। रियल रोड पे चलाएंगे तो हो सकता है हलवा पूड़ी बढ़ जाए 13 दिन बाद, तो अवॉइड करना चाहिए। तो वैसे ही मैं कहता हूं कि भाई नेगोशिएशन इज नॉट टॉट इन एनी स्कूल। मेरे को किसने सिखाया? भाई मेरे पापा ने, दादाजी ने 100 रुपए देते थे और कहते थे जाओ 120 की सब्जी खरीद के लाओ। तो भाई नेगोशिएट करेंगे तभी 120 की सब्जी 100 में आ पाएगी। गॉट इट क्लियर? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब तो किताब में लिखा है, एजुकेशन फॉर ऑल एंड ऑल दैट, पढ़ लीजिए चिल्ड्रन। तो चाहे बिल गेट्स की बात कर लीजिए, मार्क जकरबर्ग की बात कर लीजिए। अब मार्क जकरबर्ग कहते तो बहुत हैं कि भाई रियल एजुकेशन लाइज बियॉन्ड स्कूल, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने भी स्टैनफोर्ड में, शायद ऑक्सफोर्ड में, या जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी अपनी, वहां पे उनके सीनियर्स ने उनको बोला था फेसबुक जैसा कुछ बनाओ। हार्वर्ड, सॉरी हार्वर्ड, यस आई गॉट इट, हार्वर्ड। तो हार्वर्ड में उनके सीनियर्स उनको मिले एंड उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा पोर्टल बनाओ, प्लेटफॉर्म बनाओ, डिजिटल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, जिससे सारे पास आउट्स इससे कनेक्ट हो पाए। इसके ऊपर एक मूवी बनी है द सोशल नेटवर्क करके, देखिएगा, मैंने देखी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। तो इन्होंने अपनी अब अकल घुसेड़ दी उसके अंदर, प्लेटफॉर्म तो बना लिया। अब इसको लगा कि आने वाले टाइम में तो खूब फेमस हो जाएगा, तो इसने अपने नाम पे उसको कॉपीराइट और पेटेंट करा लिया। फिर जब सीनियर्स को पता लगा कि ये बदमाशी कर रहा है, उन्होंने सीनियर टीचर्स से, प्रोफेसर से, डीन से, डिसिप्लिन इंचार्ज से बोला कि मार्क जकरबर्ग ने हमारे साथ ऐसी चीटिंग की है। तो उन लोगों ने बोला भाई वी आर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप इस तरह की जो हरकतें करते हो ये हमारे एम्बिट से बाहर है, हम इसके ऊपर आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो उन्होंने मार्क जकरबर्ग के ऊपर उस जमाने में शायद $6 या सॉरी $6 करोड़ या ऐसे ही कुछ था, बहुत बड़े अमाउंट का केस कर दिया। जब कोर्ट में केस गया तो मार्क जकरबर्ग ने बोला भाई कोडिंग मैंने की, प्रोग्रामिंग मैंने की, और मेरे पास इसका कॉपीराइट रजिस्टर्ड है। हाउ दे आर सेइंग कि मैंने इनके राइट्स को इन्फ्रिंज किया है। देन दे सेड कि आइडिया वाज आवर्स। कह रहे कहां लिखा आइडिया इज योर्स? कोई तुम्हारे पास कानून है इसका? नहीं है, छूट गए। और आइडिया के साथ शेयर भी नहीं मिलते कंपनी। हाँ, सिंपल एज दैट। यही काम बिल गेट्स ने भी किया था। कुछ लोग कहते हैं बिल गेट्स के मित्र थे,
जिनकी कंपनी थी, जिनको बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट डॉस बना के दिया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो चलता था ना पुराने जमाने में, काली स्क्रीन, कोड्स टाइप करते थे उसके ऊपर, वैसा चल रहा है। और कोई कहते थे कि उनके एम्प्लॉयर थे, तो जब उनकी डेथ हो गई या उन्होंने कंपनी दे दी, तो उसके बाद बिल गेट्स ने इसको माइक्रोसॉफ्ट के नाम पे रजिस्टर कराया। तो अगेन एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, स्कूल इज इंपॉर्टेंट, बट वहां से बेनिफिट आप कितना लेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो लैंडमार्क इंडियन एजुकेशन चेंज आया चिल्ड्रन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, एवरी चाइल्ड अप टिल द एज ऑफ 14 ईयर हैज द राइट टू एक्सेस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो पहले ये फोकट की एजुकेशन सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देते थे, अब गवर्नमेंट ने कहा हर स्कूल का एक पर्टिकुलर सेक्शन 40 बच्चों का होगा, जिसमें कम से कम आपको एक बच्चा और मैक्सिमम 25%, 10 बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब पूरा फ्री नहीं होता, इनकी कुछ फीस गवर्नमेंट स्कूल को देती है। अब स्कूल का हम क्यों पढ़ाएंगे फ्री में, हमारी टीचर सैलरी देनी पड़ती है। सरकार कह रही है जो आपकी जमीन है ना, हम उस पर टैक्स नहीं लेते आपसे, हम आपको वाटर टैक्सेस में भी डिस्काउंट देते हैं, आपकी इनकम टैक्स फ्री है, तो ये सब बेनिफिट्स हम आपको दे रहे हैं, तो आप भी तो एज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए कुछ करिए। और जब कानून बन गया तो आप उसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकते, बस आपको फॉलो करना है। समझे बच्चों बात को, पक्का? चलिए, सो अब आप बोले सर हम भी पढ़ सकते हैं अपने स्कूल में फ्री में क्लास 8 तक। यस, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं तो आपके पेरेंटल इनकम साल भर की 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। नहीं सर इतनी तो एक दिन की है सर, तो कैसे फ्री में पढ़ेंगे? ओके चलिए, सो नंबर ऑफ स्कूल्स, अच्छा डेटा है थोड़ा सा, 2.25 लाख थे, 12 लाख हो चुके हैं। स्टूडेंट्स 22.3, 198.6। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, टोटल जितने बच्चे पढ़ने लायक होते थे 32% ही स्कूल में एडमिशन करा पाते थे, अब 99.1। पढ़ने वाले आज भी इतने ही है चिल्ड्रन, बाकी पबजी खेल रहे हैं। गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो वाज 28, नाउ इट इज 42। टीचर्स 6.2 थे और अब कितने हो गए? 75.3। जैसे कुछ बच्चे मेरे को बता रहे थे सर हमारे स्कूल में भी चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, बट सिंपली दे ट्रांसलेट द इंग्लिश टेक्स्ट इनटू हिंदी। और मेरी अच्छा समटाइम रीड एंड गो, अच्छा तो उनका नाम रख दीजिए रेड गो। समझ में आ गया? तो भाई ये चीजें पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आपको इम्तिहान पास करना है, एग्जाम पास करना है। कल को आपको कहीं पे 10 मिनट्स की टॉक डिलीवर करनी है, 2 मिनट्स का राइट अप लिखना है, तो आपके अंदर कंटेंट होगा तभी तो लिख पाएंगे ना। चलते हैं आगे चल रहे हैं। तो ये सारा डेटा जो मैंने पढ़ा, ये बकवास यहाँ पे लिखी हुई है, बस आपको पता होना चाहिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर एज हु आर एनरोल्ड इन स्कूल to the total number of children in that age group. If I say 12 से 15 साल के इंडिया में बच्चों 4 करोड़ बच्चे हैं, जिसमें से 3 करोड़ स्कूल में एनरोल्ड हैं, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज 75%। अब इसकी भी एक कहानी बताता हूं आपको। मान लीजिए गवर्नमेंट कह रही है हमारा 100% बच्चा एनरोल्ड है उस पर्टिकुलर एज ग्रुप का, सब स्कूल जाते हैं, किसी ने स्कूल छोड़ा ही नहीं। कहानी बताऊं आपको बच्चों, 90% बच्चा डमी स्कूलिंग कर रहा है। व्हाट? क्योंकि उसको आईटी और नीट के लिए तैयारी करनी है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इंटरनेशनल स्फीयर में बड़ी तारीफ भी हो रही है, यूनाइटेड नेशंस में। बट चिल्ड्रन, तारीफ के साथ साथ क्या सही में स्कूल्स आर प्लेइंग देयर जॉब गुड? एब्सोल्युटली नॉट। अब मान लीजिए मैं बोलूं 30% बच्चा डमी स्कूलिंग के लिए जा रहा है चिल्ड्रन, हाउ मच? 30% बच्चा चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये 30% बच्चे में से कुछ तो ऐसे जो टाइम पास जिनको पढ़ना ही नहीं था, उनको लग रहा है थोड़ी सी फीस दे दो, चलो 11th तो पास करेंगे, 10th के बाद 12th में देखा जाएगा। बोर्ड इतना लीनियंट है, मार्किंग करने में सबको पास कर ही देता है। तो मैं आपको बोलना क्या चाहता हूं कि भाई ये जो फॉर्मूले बनाए हैं, क्या ये रियलिटी में किसी काम के हैं? बिल्कुल काम के नहीं है। तो स्कूल्स शुड बी लाइक ओल्ड डेज की, वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसको आग लगा दी गई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी। फिजिक्स में इंटरेस्ट है, जाइए फिजिक्स के लेक्चर में बैठ जाइए। हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जाइए हिस्ट्री के लेक्चर में बैठ जाइए। कोई भी सब्जेक्ट एक लैंग्वेज के साथ 5 चुन लीजिए, वो आप पढ़ लीजिए और आप उसी में बढ़िया करिए। तो करने को तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए भी बन गए मम्मी पापा के कहने पे, बट मन नहीं था। मन था कि मैं इवेंट मैनेजमेंट करूंगा, एक डांस एकेडमी चलाऊंगा। तो इन दैट केस सीए बनने के बाद वहां पे काम किया, वो भी अच्छा कर रहे थे। बट सीए वाली जर्नी में जो 5 साल बर्बाद कर दिए, अगर वो डांस एकेडमी या इवेंट मैनेजमेंट में ध्यान दे दिया होता तो शायद बहुत अच्छा कर गए होते। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बच्चा कह रहा है रसगुल्ला खाऊंगा, पापा कह रहे हैं नहीं, गुलाब जामुन भी तो वैसा ही है। समझ में आ गई बात? चलिए,
गॉट इट? आप कभी घर में बोल दीजिए मेरा मन है ह्यूमैनिटीज पढ़ने का, ऐसे घर वाले आपकी तरफ देखेंगे जैसे समझ लीजिए आप ओसामा बिन लादेन और वो लोग अमेरिका। क्लियर? तो भाई जिस सब्जेक्ट में मन लगे उसकी पढ़ाई करिए, नॉट नेसेसरी कि जो थोप दिया गया वो पढ़ लेंगे। मिलते हैं पेरेंट्स मेरे को, स्टूडेंट्स मिलते हैं जबरदस्ती साइंस ले लेते हैं, कुछ जबरदस्ती कॉमर्स ले लेते हैं। पूछता हूँ क्यों कॉमर्स लिया? सर वो क्या कहते हैं होटल मैनेजमेंट करना है। भैया होटल मैनेजमेंट करना, कॉमर्स लेके तुम क्या करोगे? पहले ये पढ़ा दो। ऐसी पढ़ाई करो, थोड़े से ऐसे सब्जेक्ट्स ले लो जो आसान हो, साइड बाय साइड आईएचएम पूसा एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करो। ग्रेजुएशन बच्चा 3 साल करता है, बीए बीकॉम बीएससी, कुछ लोग बीटेक भी करते हैं 4 साल का। थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर बीटेक में प्रिपेयर करते हैं एमबीए के कैट के लिए। व्हाट द हेल दे डिड ग्रेजुएशन फॉर? उनकी तो ग्रेजुएशन पूरी बर्बाद थी, क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं, बीटेक तो एमबीए चलिए समझ में आता है, फायदा मिलता है, ऐसी बात नहीं है, बट बीकॉम में आपने 3 साल जो पढ़ा वो तो आपको एमबीए में पूछा नहीं जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, बीकॉम में ध्यान कम देते हैं और एमबीए में ध्यान ज्यादा। और प्रॉब्लम क्या होती है जब एमबीए पास कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में टैक्सेशन ठीक से आपने पढ़ा नहीं था एमबीए की कोचिंग के चक्कर में, तो इन दैट केस आपका एमबीए कॉलेज से भी बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया। तो व्हाट शुड बी डन इन माय ओपिनियन, जो एमबीए के एंट्रेंस के सब्जेक्ट्स हैं 4, इंग्लिश होता है चिल्ड्रन, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, और वो क्या कहते हैं जीएस एंड ऑल दैट, जो उसको जीके वगैरह बोलते हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ाओ 3 साल जीके, क्योंकि जीके तो जितनी पढ़ लो उतनी कम है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एडिशनल सब्जेक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस जो वहां एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इससे होगा क्या, यूनिवर्सिटी का क्लास छोड़ के बच्चा कोचिंग की क्लास अटेंड करने नहीं जाएगा। जो अच्छे टीचर्स हैं उनको टाइप करके अपने इंस्टीट्यूशन में रखिए, ये नहीं कि हम इनको नहीं रखेंगे, कोचिंग का टीचर बेकार है, तो भाई बच्चा फिर तो ड्रॉप आउट लेगा ही लेगा। गॉट इट? क्लियर? तो देयर आर यूनिवर्सिटीज लाइक डीयू एंड ऑल जहां पे बच्चे रेगुलर क्लास में जाते हैं, बिकॉज वहां का पढ़ाई काफी कॉरेस्पॉन्ड करता है पीजी के लिए। बट मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज, आई सी द हाल चाल ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चिल्ड्रन, थर्ड ईयर में वही लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं जिनको जीवन में आगे कुछ करना नहीं होता या जिनको छात्र नेता बनना होता है। ओके, जिनको कुछ एमबीए वगैरह करना होता है, दे डू ड्रॉप आउट्स। So Kerala become the first state in the country जहां पे 100% एजुकेशन था, एंड फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जहां पे आईएस से सबसे ज्यादा एनरोलमेंट्स होते हैं। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ चिल्ड्रन। और सबसे बकवास एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट किस स्टेट का है पता है आपको? बिहार का। और सबसे ज्यादा यूपीएससी क्वालिफायर्स वहीं से निकलते हैं। क्योंकि वो एजुकेशन की क्वालिटी ज्यादा अपने सेल्फ स्टडी को नहीं, सेल्फ स्टडी भी है, प्लस जो ज्यादा पढ़ा लिखा दिमाग होगा ना, वो शायद सोसाइटी में सोशलिस्टिक व्यू कम रखता है बच्चों, और अपनी जेब भरने में ज्यादा विश्वास रखता है। तो या तो वो घूसखोर आईएएस ऑफिसर बन जाएगा केरला वाला, अगर सेलेक्ट हुआ भी, समझ में आ गया, और या तो आईएएस ज्वाइन कर लेगा। समझ में आ गया? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि बहुत पढ़ा लिखा है तो पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएगा, वो नेगेटिविटी की तरफ भी जा सकता है। तो वी शुड नेवर ब्लेम कि भाई बिहार एकदम बेकार स्टेट है एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ नहीं है चिल्ड्रन। डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किस बैकग्राउंड से वो आया, वो जीवन में करना क्या चाहता है। लाइकवाइज अभी आपको कुछ राम जी के गाने की भी भजन आ रहे होंगे, कुछ हमारे मोहल्ले के लोग हैं काफी खुश हो गए हैं, इनसे कह दो पढ़ लो तो इनको पढ़ना नहीं है, इनको दिन भर गाना ही चलाना। चलिए, हैंड इन हैंड एंटरटेनमेंट। तो सर्व शिक्षा अभियान है चिल्ड्रन, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स। इन सारे प्रोग्राम्स को मेरे हिसाब से बंद कर देना चाहिए, टीचर को डंडा और चप्पल की छूट दे देनी चाहिए, सब पढ़ने लग जाएंगे। पेरेंट्स डेली सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजें, एंड अबव ऑल स्कूल में वो पढ़ाया जाए जिसके लिए बच्चा अपने जीवन में एस्पायर कर रहा है। पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस ले लिया, बनना है बेचारे को एडवोकेट टॉप क्लास का, एनएलएस। जो लीगल स्टडीज से रिलेटेड हैं वो सोचते हैं लीगल स्टडीज ले लिया तो क्लैट क्वालिफाई हो जाएगा, ठेंगा क्वालिफाई हो पाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो whatsoever a child is willing to aspire for, that should be taught in the schools. जिस दिन ऐसा होगा उस दिन बच्चा पढ़ेगा, स्कूल जाएगा, वो स्कूल का गोला नहीं मारेगा। चला लो जितने प्रोग्राम चलाने, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी बचाओ, सब बेटियां बची हुई हैं, परेशानी की जरूरत नहीं है। और बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ना भी तो चाहे, कुछ बेटियां तो पढ़ रही हैं, कुछ कह रही हैं मैं जा रही हूँ आज बुआ जी की लड़की की शादी है, वहां पे डांस का प्रोग्राम है, रील बना रही हैं। समझ में आ गया? तो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, जिनको पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पढ़ना उन्हीं को चप्पल और बेलन का इस्तेमाल है बेसिकली। गॉट इट? क्लियर? समझ में आ गया? तो भाई लड़कियां नाराज तो नहीं है मेरी क्लास की, गीतिका जी, पाओगी जी, तुषा जी? नो सर। क्योंकि आप लोग तो No. आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। खैर, जो क्लास में आ गया वो पढ़ने लिखने वाला हो गया। तो मेनी अ टाइम्स आई अटेंड
वर्कशॉप्स एंड सीबीएसई एंड ऑल, आजकल काफी मुद्दा इस पे उठने लग गया है कि बच्चे डमी स्कूलिंग की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल जाएंगे, जो हरकतें स्कूलों की चल रही हैं। आईआईटी एंट्रेंस में बच्चों जो लेवल है, कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो बच्चों को एमएससी में पढ़ाए जाते हैं, और ये आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 12th अपियरिंग बच्चा इसको कर लेगा, वो भी स्कूल की पढ़ाई करते हुए। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैथ्स पूछी जाएगी, जीएस पूछी जाएगी लॉ के एंट्रेंस में, ये सब 11 12 में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ के वो स्कूल में उतना ही पढ़ेगा जितने में उसको पास होना है। आई हैड अ स्टूडेंट लास्ट ईयर ही पास्ड, आई वोंट नेम दैट चाइल्ड चिल्ड्रन। AIR 109 आया था क्लैट में, AIR 109, समझ में आ गया। मैं उसको बोलता था कि अकाउंटेंसी पढ़ लो, बहुत तेज था अकाउंटेंसी पढ़ने में। कह रहे सर अकाउंटेंसी पढ़ो, क्लास डेली करता था, मेरी होमवर्क भी लगभग कर ही लेता था। क्लास 12th ही अटेंड 48 मार्क्स इन अकाउंटेंसी, 94 इन इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया। और क्लैट में 109 थी उसकी रैंक। तो सो कॉल्ड व्हाट ही एस्पायर्ड फॉर ही गॉट। क्या 12th का रिजल्ट मायने रखता है? बिल्कुल मायने नहीं रखता। बट ये चीज हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, या जो लोग इसको बनाने बैठे हैं, इनको समझ में आता ही नहीं। समझ गए बच्चों? सर एनईपी में फ्लेक्सिबिलिटी आई, लेकिन अभी तक एनईपी में फ्लेक्सिबिलिटी आई। मैं आपको कहानी बता देता हूँ एनईपी की फ्लेक्सिबिलिटी की। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, नाम तो सबने सुना होगा। बीकॉम एंट्रेंस के एग्जाम्स अब सीयूईटी के थ्रू आते हैं चिल्ड्रन। सीयूईटी का स्कोर आता है। बीकॉम में हर साल 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो 3 साल में कितने सब्जेक्ट पढ़े? 18। 18 में एक सब्जेक्ट बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है एडवांस अकाउंटेंसी, और एक सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। बाकी 16 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। चलिए एक इसमें से टैक्सेशन हो गया चिल्ड्रन, बट टैक्सेशन में भी अकाउंटेंसी की कोई खास जरूरत नहीं होती है चिल्ड्रन। 18 में से 16 सब्जेक्ट थ्योरी बेस हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस को एक सर्कुलर दे दिया कि जब भी आप रैंक बनाएं एडमिशन के लिए, सीयूईटी में जो अकाउंटेंसी का स्कोर है उसको कंसिडर करें। मतलब जो बच्चा थ्योरी में अच्छा कर रहा है, जिसको अगले 3 साल लगभग 15 सब्जेक्ट थ्योरी के ही पढ़ने हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो यू आर गुड एट थ्योरी, 80% पढ़ना भी आपके थ्योरी सब्जेक्ट है, बट हम रैंक किस में बनाएंगे? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। व्हाट इज दिस न्यूसेंस? समझ में आ गया? तो कहने को सरकार ने सहूलियतें बहुत दे दी, लोग इतने जाहिल टाइप के हैं, कूड़ा घर के बाहर ही फेंकेंगे, वो डस्टबिन तक 2 कदम चल के नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम ऑफ सिस्टम इन इंडिया। सर किसी को सर फिजिक्स पढ़ लियो, अकाउंट्स पढ़ लियो और हिस्ट्री पढ़ लियो, हाँ, वो साथ पढ़ेगा तो स्कूल ऑफर ही नहीं करता। स्कूल ऑफर ही नहीं करता। दिस इज द प्रॉब्लम। Got it clear? My own son, presently in 11th, now going to 12th, he has opted for PCM with economics. I knew why he took that, but when I asked him कि भाई तुमको स्पेस साइंस पढ़ना है, जेई का एग्जाम देना है, उसी के स्कोर कार्ड से एडमिशन होगा एंड ऑल दैट, तो गो फॉर पीसीएम विद फिजिकल एजुकेशन। कह रहा मैं फिजिकल लेके क्या करूंगा? इफ आई टेक ह्यूमैनिटीज तो भाई मेरा अगले कॉलेज में कहीं एडमिशन होगा नहीं, मेरे को रिसर्च में जाना है, पीएचडी करनी है, डॉक्टरेट करना है, उसके लिए मेरे को रिसर्च के लिए इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? बट मेजॉरिटी स्कूल्स डोंट हैव दिस कॉम्बिनेशन। तो बच्चा कह रहा है भाई मेरे को फिजिक्स पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो वो फिजिक्स और मैथ्स के साथ फैशन स्टडीज या डिजाइन वगैरह लेके कुछ पढ़ना चाहता है, बट स्कूल ये सब्जेक्ट ऑफर नहीं करता। तो कैसे आप अच्छे आर्किटेक्ट्स क्रिएट करेंगे भाई? आपने तो बच्चे को बोला तू दलिया खा, उसको बर्गर में इंटरेस्ट है, और जिसको दलिये में इंटरेस्ट था उसको आप बर्गर खिला दे रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग? मैथ्स ऑप्शनल है, लेकिन ह्यूमैनिटीज में ऑफर ही नहीं है। हाँ, सर बल्कि मैथ्स एक्चुअली आर्ट्स का सब्जेक्ट है बच्चों। गो टू यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे आपको 90% मैथ्स वाले एमए मैथ्स मिलेंगे। व्हाट? एमए मैथ। तो मैथ्स एक्चुअली साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं है, मैथ्स तो टूल है उसका। ओके, तो समझ में आ गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा बच्चों? जब आप अपनी अकल के हिसाब से काम करेंगे। सिस्टम ऑफ एजुकेशन को थोड़ा सा साइड में डिब्बे में डाल दीजिए, उसके तहत चलते रहेंगे तो बेकार ही हो जाएंगे। तो माय फादर वांटेड कि मैं रेगुलर ग्रेजुएशन करूं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। मैं आप बीती बात बता रहा हूं बच्चों, 3 घंटे का एंट्रेंस टेस्ट था, 1.5 घंटे में इतना ही लिखा जितने में एडमिशन ना हो, एंड देन आई वेंट ऑफ स्लीप। एग्जाम में नंबर आए 152, 155 पे मेरिट क्लोज हुई थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ। देन ही स्कोल्डेड मी, थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो। मैंने कहा पढ़ लिए होते 3 साल टाइम बर्बाद करते अपना जाके वहां पे। तो 3 years आई स्टार्टेड बिल्डिंग माय टीचिंग स्किल्स बाय टीचिंग स्टूडेंट्स एज होम ट्यूशन। उसके बाद फिर समझ में आ गया भाई कैसे बच्चों को पढ़ाना, ऑल दैट। वो पढ़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं, मैंने बीकॉम किया, बट मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस था। माय बीकॉम वाज कॉरेस्पॉन्डेंस, माय एमबीए वाज कॉरेस्पॉन्डेंस, माय एमफिल वाज कॉरेस्पॉन्डेंस। मेरी सारी एजुकेशन क्लास 12 के बाद की कॉरेस्पॉन्डेंस है चिल्ड्रन। ओके, तो ये क्या डमी नहीं, उस समय डिस्टेंस लर्निंग चलता था, अब काफी यूनिवर्सिटीज ने खत्म कर दिया है। खैर,
तो आ गया, ये कौन सा पगला प्रोग्राम है? नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। अब यहाँ पे गर्ल्स के एजुकेशन प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, उनके पेरेंट्स को जेल भेज दो। हाँ, क्योंकि गांव वगैरह में पेरेंट्स नहीं चाहते कि लड़कियां जाएं, और वो गांव में किसी को भी नहीं चाहते कि वो पढ़े, खेत में मजदूरी करे आके, ताकि उनके मजदूरी के पैसे बच जाएं। वो जाहिल ये नहीं सोचते कि पढ़ लिख के अगर कोई बढ़िया काम कर लेंगे तो उनकी अर्निंग कैपेसिटीज बढ़ जाएंगी। गॉट इट? तो प्रायर लॉन्चिंग प्रोग्राम्स एंड इन्वेस्टिंग, और नॉट बेटर सेड इन्वेस्टिंग, वेस्टिंग टैक्स पेयर्स मनी, इनके पेरेंट्स को जेल करा दो। जिसका बच्चा स्कूल में 50% गया है, बाकी 50% पेरेंट को जेल भेज दो, काम खत्म। अपने आप जान पूछ के लात जूता मार के स्कूल भेजेंगे उसको, तो दैट इज वेरी नेसेसरी। सो 2003 में प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ताकि सब लोग पढ़ें। 25 स्टेट्स को कवर किया गया, जिसमें से 40,600 अच्छे स्कूल्स बनाए गए। अगेन एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो प्रीडोमिनेंटली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास या माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के बच्चे थे, उनके लिए ये सिस्टम स्टार्ट किया गया 1 अप्रैल 2007। बट चिल्ड्रन मेजॉरिटी गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स को मैक्सिमम आलतू फालतू का काम करवाया जाता है। वो जाके सेंसस नोट डाउन कर लें, आधार कार्ड बनवा दें, खाना पीना बनवाए, मिड डे मील, उनको पढ़ाने का टाइम मिलता ही नहीं। क्लासेस तो 5 हैं स्कूल में, 1 2 3 4 5, टीचर्स 3 हैं, वो सबको मिला के वहां भंडारा और यही सब चलता है। ओके, तो सिस्टम बनाना बड़ा आसान है, बट अनेबल टू एग्जीक्यूट इट। सो पीएम पोषण शक्ति नरमन 2021 में इस प्रोग्राम का नाम रख दिया गया। क्यों? क्योंकि मिड डे मील प्रोग्राम तो बहुत पुराना है, पुरानी गवर्नमेंट का, अब नई गवर्नमेंट को इसका नाम चेंज करना था। और ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए चलाया गया ताकि एटलीस्ट बच्चे पढ़ने के बहाने ना भी आए, खाना फ्री में मिलेगा तो एटलीस्ट स्कूल आएंगे, फर्स्ट हाफ स्कूल में पढ़ेंगे, खाना खाने के बाद 2 क्लास और चलेगी, फिर घर भाग जाएंगे। तो उसमें जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं वो तो कुछ अच्छा कर ले जाते हैं, और जो बेकार हैं, जिनको पढ़ना ही नहीं है, वो बेकार ही रहते हैं। एंड मेनी अ टाइम टीचर जाता भी है स्कूल सोच के कि आज मेरे को पढ़ाना है, पता लगा डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से एक नोटिस आ गया, गांव में सर्वे कराइए कितने लोग सो कॉल्ड बीपीएल से नीचे और बीपीएल से ऊपर, ठेंगा टीचर पढ़ाए क्लास में जाके, वो यही सब काम कराएगा। गॉट इट? शहरों में भी स्कूल में ये सब होता है, टीचर्स को एक्टिविटी में बिजी कर दिया तो टीचर अपना सिलेबस एकदम फेरारी की तरह कंप्लीट कराता है, फिर इलेक्शन कैंपेन में टीचर लग हाँ इलेक्शन कैंपेन में भी लग जाते हैं। ओके, सो प्रोग्राम हैज नॉट ओनली लेड टू द इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल लेवल। कौन सा इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशनल लेवल? आप देख लें दाल कैसी होती है, स्ट्रॉ से सक करने वाली दाल होती है चिल्ड्रन, और रोटी तो इतनी भयंकर, खींच के मार दीजिए चेहरे पे चोट लग जाए, इतनी कड़ी रोटी। एनरोलमेंट और अटेंडेंस सिर्फ इसीलिए क्योंकि फ्री का खाना मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव गर्ल चाइल्ड एजुकेट गर्ल चाइल्ड, 2015 जनवरी में प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसलिए ताकि सो कॉल्ड लोग लड़कियों को पढ़ाने में थोड़ा सा गांव वगैरह में ज्यादा ध्यान दें चिल्ड्रन। तो लोगों का माइंडसेट था कि भाई गर्ल एजुकेट होके क्या करेगी। मैं तो कहता हूं कि भाई अगर गर्ल की एजुकेशन ना हो तो सारे टीचर आधा दिन मंदिर के सामने कटोरे बैठेंगे, क्योंकि क्लास का स्कूल का एनरोलमेंट रेशियो भी आधा ही हो जाएगा। ओके, कोएड स्कूल्स का। aims at addressing issue of lower ratio of girls to boys, 918 girls to every 1000 boys. So this was the program to encourage girls education. समझ में आ गया? तो गांव वगैरह में चलता है, लोगों का माइंडसेट बहुत पुअर होता है वहां पे। और माइंडसेट क्यों पुअर होता है? बेचारे गरीब होते हैं, पैसे होते नहीं है, तो उनको लगता है कि जितनी देर हमारा लड़का जाएगा पढ़ने, अगर उतनी देर खेत में मजदूरी कर लेगा, आई रिपीट खेत में मजदूरी कर लेगा, तो जिस मजदूर को दिन भर का हम 200 देते थे, एटलीस्ट वो 200 रुपए बच जाएंगे। और उस लड़के को चलिए अगर थोड़ा सा पढ़ा भी दिया तो पढ़ लिख के कहीं अफसर बाबू की नौकरी पा जाएगा, एंड ही विल फीड द फैमिली। व्हाट अबाउट गर्ल्स? वो तो पढ़ के दूसरे घर चली जाएगी, नौकरी करे भी कि तो कौन हमको पैसा देगी। इसलिए गांव में लोगों का टेम्परामेंट इस तरह का नहीं होता है। तो आपको अगर ऐसे कोई लोग नजर आए तो चप्पल पानी में भिगो के कहते हैं girls after going to schools and college become clever. नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर मतलब कि because of this उनको education नहीं करानी चाहिए so that they can look after household. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने इंदिरा नूई जी का नाम सुना होगा, पेप्सिको की सीईओ। गॉट इट क्लियर? तो इंडिया में ये एक मिथ है, गॉट इट क्लियर, नारी शक्ति सब पे भारी बस बोलने में अच्छा लगता है, बट जहां पे बात आती है कि भाई विमेन एम्पावरमेंट की, तो नो मेल वुड लाइक टू बी डोमिनेटेड बाय अ फीमेल। समझ में आ गया? मैं तो घर में 3 फीमेल से डोमिनेटेड हूँ, मम्मी वाइफ एंड बेटी।
मेरी तो आवाज ही नहीं निकलती उनके सामने। मैं तो हमेशा विमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में रहता हूँ, हमेशा विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। गॉट इट क्लियर? 27 टाइम्स एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस होता है फीमेल्स के अंदर। तो लड़कों को तो मैं यही बोलता हूँ, बेटा रैंक 2 की तैयारी करो, रैंक 1 इज ऑलरेडी रिजर्व्ड। गॉट इट क्लियर? ये ऊपर वालों ने ही दिया है। तो बेटी बचाओ अभियान समझ में आ गया चिल्ड्रन? तो खैर ये गांव में जो पेरेंट्स हैं उनकी गंदी और गलत सोच है। तो भाई हर घर में एटलीस्ट एक लेडी टीचर तो जरूर होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। हर घर में एक पर्सन को टीचिंग प्रोफेशन जरूर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? ताकि पूरा घर, चाचा मामा ताऊ के बच्चे सब पढ़ जाएं और सही दिशा में जाएं। लॉजिक समझ में आया? तो आपके अगल बगल भी अगर आपको ऐसा कुछ नजर आता है वेयर गर्ल्स आर नॉट प्रमोटेड टू बी एजुकेटेड, तो आप आवाज उठाइए उसके खिलाफ, उसके पेरेंट्स के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दीजिए। जाएंगे जेल में चक्की पीसेंगे, समझ में आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया? चलिए, तो रैंक 1 वाले तुषा जी, पापकी जी, गीतिका जी ऑनलाइन है, रैंक 2 वाले यहाँ सामने बैठे हुए हैं। चलिए, नहीं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करा लीजिए। फीमेल्स हैव 27 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट देन मेल्स, ये एकदम सत्य है। आप मम्मी लोग ज्यादा जुगाड़ कर लेते। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जितना बढ़िया मम्मी घर को मैनेज कर पाएंगी, आप पापा से कहिए एक दिन किचन में चले जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि सड़ी हुई दाल सब्जी रोटी बनाएंगी, बट जो मम्मी का टेस्ट है वो नहीं। वो पापा थोड़ा सा डांट देते होंगे, आप 2 दिन के लिए उनसे नाराज होते होंगे, मम्मी चप्पल भी मार दें 15, फिर मम्मी पा क्या बनाई हो खाने में, लाओ जरा दो। समझ में आ गया? तो ये अट्रैक्शन उन्हीं के अंदर है, ब्रेन चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? तो मम्मी ही मैनेज, ये बात अलग है कि रेस्टोरेंट में, होटल्स में जो शेफ होते हैं वो मेल्स ही होते हैं, बट घर में खाना बनाने का काम, हॉस्पिटैलिटी का काम किसका है? फीमेल्स का ही। समझ में? पैसे के अलावा देयर इज नो सोशल नेचर में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा भी वही लोग सबसे बढ़िया तरीके से मैनेज कर लेती हैं। हस्बैंड के पास से 50-100 निकालना और कितनी वेल्थ इकट्ठी हो गई डिमोनेटाइजेशन में, पता ही नहीं चल पाया। समझ में आया? तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, सोचिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दे हैव डोमिनेटिंग स्किल्स। पढ़िए थोड़ा सा साइकोलॉजी पढ़िए, तो आपको पता लग जाएगा। सो दोज लिविंग इन रूरल, ट्राइबल, डेजर्ट, हिली एंड रिमोट एरिया चिल्ड्रन, इन्हीं को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से बाहर रखा जाता है। तो इन्हीं के लिए कौन सी एजुकेशन लाई गई? नॉन फॉर्मल। समझ में आ गया? आपने वो मूवी देखी होगी मिशन मंगल, या इवन अभी जो लेटेस्ट ल्यूनर मिशन हुआ चल रहा है, वहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर साइंटिस्ट एंड ऑल दे वर फीमेल्स। बट तो ऐसा नहीं है, सबको ऊपर वाले ने अलग अलग कर्म करने के लिए जगह दी हुई है। सो ये बात समझ में आ गई चिल्ड्रन? नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू उनको क्यों पढ़ाई करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है? देयर आर एनजीओ चिल्ड्रन, 3 लाख नॉन फॉर्मल स्कूल्स हैं, 1 लाख एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स with enrollment of 75 लाख चिल्ड्रन। तो इन 3 लाख स्कूलों में 75 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 1 लाख स्कूल्स, आई रिपीट 1 लाख स्कूल, तो लगभग होंगी 30-40 लाख लड़कियां यहाँ पे जो सिर्फ पढ़ रही हैं। तो अगर आपकी पहली टीचर की मैं बात करूं चिल्ड्रन, इट वाज पापा और मम्मी। हाँ, सिंपल एज दैट। देखिए यहाँ पे तो जवाब सही आ गया। गीतिका जी, पापकी जी, तुषा जी, सबसे पहली टीचर कौन थी भाई? पापा थे कि मम्मी नहीं? मम्मी। मम्मी। सिंपल एज दैट भाई। सबसे पहले का खा गा मम्मी बोलना मम्मी ने ही सिखाया ना। गॉट इट क्लियर? तो पापा सामान सस्ता दिलवा देंगे, अच्छा खरीदना है तो मम्मी के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एस्थेटिक सेंस फीमेल्स के अंदर है, मेल्स के अंदर नहीं है। मेरे को तो येलो सूट के साथ ग्रीन दुपट्टा भी अच्छा लगता है, बट वाइफ कह रही दिमाग खराब हो गया, ये क्या, ये कोई चॉइस है? गॉट इट क्लियर? मैं तो पहला ट्राउजर, पहली शर्ट निकालता हूँ अलमारी, सब पहन लेता हूँ, देन शी सेज क्या फालतू का कलर मैचिंग पहन के चले गए, सस्ता था तो भाई पहन लिया या खरीद लिया, जो भी आप बोल सके उसको। सो ये एस्थेटिक सेंस, ड्राइंग, पेंटिंग एंड ऑल दैट, ये फीमेल्स के अंदर होता है। मेल्स के अंदर नेगोशिएटिंग स्किल्स अच्छी हो सकती है, बट ऐसा नहीं। कितने बड़े बड़े सो कॉल्ड म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, दे आर फीमेल्स बेसिकली। ओके, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज की सीईओज हैं, कुछ जेल में भी हैं, कुछ जेल के बाहर भी हैं, जैसे चंदा कोचर जी, वो भी फीमेल है, कलाकार। समझ में आया? तो दे आर नॉनदलेस फार बिहाइंड। अगर माल्या जी ने 10-12 हजार करोड़ रुपए की चपत लगाई, तो चंदा कोचर जी भी कुछ कम नहीं थी। तो आप ये मत सोचिए। गॉट इट क्लियर? तो अगर मेरे को रैंक करने को बोला जाए तो फीमेल्स आर +1 अ स्टेप अहेड। समझ में आ गया? तो सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है? ये जो आप वाली पढ़ाई है बच्चों, 9, 10, 11, 12 वाली, दिस इज ऑल कॉल्ड एज सेकेंडरी एजुकेशन। काफी स्टेट्स में बच्चों ये एजुकेशन भी फ्री है, बट उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, सबके लिए नहीं बेसिकली। ठीक है, आप सर्टिफिकेट मत बनवा लीजिएगा जाके। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है बच्चों, और ये टेक्स्ट बेसिकली इसी टेबल का है। ओके, ओपन स्कूल्स का नाम आपने सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग।
तो कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि भाई कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन एकदम बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम द एग्जाम्पल, आई जस्ट नॉट टोल्ड एवरीबडी कि मेरी 12वीं के बाद की सारी पढ़ाई कॉरेस्पॉन्डेंस ही है चिल्ड्रन। तो जरूरी नहीं है, पढ़ना है आपको, आप किसी भी सिस्टम से पढ़ सकते हैं। व्हाट इट, एपीजे अब्दुल कलाम क्या किसी आईएम में गए थे पढ़ने? बिल्कुल नहीं। क्या किया वो किसी बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने गए थे? नॉट नेसेसरी। व्हाट इट क्लियर? तो जो पढ़ रहा है उसको अपॉर्चुनिटी वहां और अच्छी मिलती है बस। तो ओपन स्कूल्स जनरली किसके लिए होता है? जो रेगुलर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए, वर्किंग अडल्ट्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए चिल्ड्रन। प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग एन एलएलबी कोर्स। पहले 2 सेमेस्टर में तो मैंने अपने कॉलेज में रैंक 1 ली थी। व्हाट इट क्लियर? क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख गए, बाकी लोग कम पढ़े। तो अभी आधा एलएलबी कंप्लीट हो गया है। सर आप क्या करेंगे एलएलबी करके? बस ऐसे ही शौक था कानून पढ़ने का, समझ में आ गया। फिर कल को भाई बच्चों की लीगल स्टडीज की क्लास भी चला देंगे एज सच। तो ओपन स्कूलिंग इसीलिए की गई कि जिन लोगों के स्कूल्स बीच में रुक जाते हैं, वो मूवी देखी थी मैं हूं ना, शाहरुख खान की, वो भी आते हैं सो कॉल्ड अपनी रेगुलर जो स्ट्रीम को छोड़ के, सेना में थे ना वो, फिर बाद में स्कूल में चले आए एंड ऑल दैट। तो ओपन स्कूलिंग इन्हीं लोगों के लिए होती है जो लोग रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते, जिनकी पढ़ाई रुक ना जाए बीच में। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के थ्रू, स्कूल एजुकेशन एंड इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए चिल्ड्रन सेंटर सेटअप किए हुए हैं। कोई क्वेरी किसी की? ज्यादा हो गया क्या? अच्छा बस थोड़ी देर और। केंद्रीय विद्यालय ये क्या है? अब मिलिट्री के या डिफेंस के जो फोर्सेस के लोग होते हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन कहाँ कराएं? ट्रांसफर्स होते रहते हैं उनके। तो केंद्रीय विद्यालय खोले गए, उन बच्चों को, डिफेंस पर्सनल के बच्चों को यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई। तो मान लीजिए कोई लेटर से जॉब कर रहा था तमिलनाडु में, ठीक है, एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल एंड ऑल दैट, फिर उनका ट्रांसफर हो गया राजस्थान में, अब बच्चा कहाँ पढ़ेगा? तो केवीज में उनको प्रायोरिटी दी जाती थी। तो ओरिजिनली केंद्रीय विद्यालय इन्हीं लोगों के लिए खोले गए थे। बट व्हेन इट वाज थॉट कि भाई इतने लोग ट्रांसफर से आते नहीं है, तो फिर सिविलियंस को भी एडमिशन दे दिया गया। तो किसी केवी में मान लीजिए बच्चों 10 सीट्स खाली है किसी क्लास में, तो पहले डिफेंस पर्सोनल को दिया जाएगा। नहीं, आर्मी पब्लिक स्कूल ऐसा नहीं होता है, वो तो बस नॉर्मल पब्लिक स्कूल की तरह है। ओके, अब 10 में से मान लीजिए किसी एक ईयर में 7 डिफेंस पर्सोनल गॉट देयर किड्स एडमिटेड, 3 सीट बची, ये सिविलियंस के लिए ओपन हो जाती है। ओके, एजुकेशन पॉलिसी 1986 की अब बकवास साबित हो चुकी है। नाउ वी हैव व्हाट, NEP 2020। तो जवाहर नवोदय विद्यालय ये क्या है? फुल्ली रेजिडेंशियल को एजुकेशनल स्कूल्स 6 से 12 तक। एंट्रेंस एग्जाम होता है, इफ यू हैपन टू क्वालिफाई, फ्री की पढ़ाई, फ्री का रहना खाना पीना, ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री का है चिल्ड्रन। और मैंने 1-2 JNVs विजिट किए हुए हैं अपने टीचिंग करियर में, एंड आई फाउंड कि अगर 40 बच्चा एक क्लास में पढ़ता है, तो मान के चलिए कॉमर्स वाले हैं तो 40 में से 39 हैव द कैपेबिलिटी टू बिकम CA। 40 बच्चे अगर PCM लेके पढ़ रहे हैं तो 39 हैव द कैपेबिलिटी टू गो फॉर IIT। इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि भाई एंट्रेंस के थ्रू इनको इम्बाइब किया गया है। तो ऐसा नहीं कि पापा ने फीस दी जाके पढ़ लो, तो दे आर रियल ब्रेन्स ऑफ द कंट्री। तो शायद इनको शर्ट को ट्राउजर में टक इन करना नहीं आता होगा, बट ओलंपियाड वगैरह में इनकी रैंक हाई होती है, क्योंकि इनके पास सिवाय पढ़ाई के कोई काम होता ही नहीं। टीवी भी शाम को 1 घंटा देखते हैं बेचारे, बस मेजॉरिटी टाइम दे हैव टू स्टडी। मोबाइल फोन तो इनके लिए सुपर लग्जरी है। तो जैसे आपके लिए प्राइवेट जेट है, इनके लिए मोबाइल फोन है। ओके, 643 नवोदय विद्यालय आर फंक्शनिंग in March 21, 2.87 lakh students have been enrolled children. Thereafter we have centrally sponsored scheme, 6000 हाई क्वालिटी मॉडल स्कूल्स बनाए गए बैकवर्ड एरियाज में 2008 में, ताकि एक्सेलेंट एजुकेशन उन बच्चों को दी जा सके जो गांव में टैलेंटेड तो हैं, बट उनको सो कॉल्ड सही एजुकेशन मिल नहीं पा रही है। ओके, PPP मॉडल के थ्रू आए। जैसे आपने विद्याधन के बारे में सुना होगा, तो शायद एक बार मैंने बताया था, याद है विद्याधन? कभी देखा बच्चों आपने? बता। ये विद्याधन जो स्कीम है, ये वो कौन सी कंपनी है? HCL। तो शायद मैं करेक्ट हूँ दिस? यस सर। HCL कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डील करता है। पहले इनका कंप्यूटर भी आता था, हार्डवेयर नॉल, फिर ये कॉम्पैक्ट के साथ मर्ज हुए ऑल दैट। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के तहत स्कूल चलाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं, वहां पे इनकम ग्रुप वगैरह भी देखा जाता है। ओके, और उसके बाद बच्चों आप कंपेयर कर सकते हैं IIM और IITs के लेवल की एजुकेशन यहाँ दी जाती है। गॉट इट?
तो बहुत पैसा गवर्नमेंट भी खर्च कर रही है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी खर्च करते हैं, तब ये सिस्टम एजुकेशन का चलता है। और अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बाहर निकल जाए तो शायद अनपढ़ लोग और बढ़ जाएं देश और दुनिया में। So 15,000 model schools in 2021 have been opened. तो ये टेक्स्ट तो किताब में रखा है, अच्छा भी लग रहा है। एक बार जरा गूगल करिएगा विद्याधन के बारे में और इन स्कूल्स के बारे में पढ़िएगा, तो आपको रियल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू पीपीपी मॉडल आपको समझ में आएगा। सिंपल ये 2 कौड़ी का किताब का टेक्स्ट तो एकदम बकवास हमेशा से रहा है, तो इसलिए आपको रियल एजुकेशन अगर लेनी है तो इन मॉडल्स को देखिए स्कूल्स कहाँ चल रहे हैं, ऐसा वो क्या क्या काम करते हैं, तब आपको पता लगेगा कि कैसे एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट कहेगी हम जमीन दे देंगे, ठीक है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप कराइए, सीमेंट पे जीएसटी पूरा छोड़ देंगे, उसके बाद आपको कुछ फंडिंग हम बजट पे से करेंगे, कुछ आप एज अ बिजनेसमैन अपने पास से डोनेट करिएगा। गॉट इट क्लियर? और कल को जब ये स्कूल्स बहुत पुराने हो जाते हैं तो यहाँ के बच्चे ही एलुमनाई पूरा फॉर्म करते हैं और फिर वो भी अपने स्कूल्स को डोनेट करते हैं, जैसे आईआईटीज में चलता है। काफी बच्चे आईआईटी में पढ़ते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते 10 लाख रुपए 4 साल की फीस देने के लिए, तो आईआईटी में जो फंड बना है, ओल्ड जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उस फंड से इन बच्चों की, गरीब बच्चों की फीस दी जाती है। गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ फंडिंग प्रोवाइड कर ही देती है। बट तो अब ये सब चीजें होनी चाहिए किताबों में, बट पता नहीं क्यों नहीं रखते, मेरे को समझ में नहीं आता, इसीलिए यहाँ की एजुकेशन का बैंड बजा हुआ है कायदे से। चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई। अगेन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम गर्ल्स के लिए भी है, हॉस्टल्स वर सेटअप इन बैकवर्ड एरियाज, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास के बच्चों की। चलिए, तो अब लोगों को कुछ ज्यादा लग रहा है, चलिए इसके बाद का चलन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, पर समझना बस यही टेबल है हमको, और कुछ खास है नहीं। ओके, तो ये विद्याधन वेबसाइट जरूर देखिएगा, शायद तुम्हारे पास कुछ इसका लिंक वगैरह कुछ मटेरियल हो एक्सक्लूसिव तो मेरे को सेंड कर देना, आई विल शेयर इन द क्लास। ओके ओके सर।